नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कथित झूठ पकड़ने का दावा किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्मृति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा अटैक किया है। उसके जवाब में उसी वीडियो के साथ राहुल गांधी का वीडियो लगाया गया है। वीडियो का शीर्षक प्रोपेगेंडा बनाम ट्रुथ है। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं और प्रवक्ताओं ने इसे ट्वीट किया है। हालांकि इस बहाने गोवा के सिली सोल्स कैफे बार रेस्टोरेंट का विवाद भी ताज़ा हो गया है। स्मृति ईरानी ने शनिवार को बेंगलुरु में बीजेपी के जन स्पंदन कार्यक्रम में भाषण दिया था। पूरे भाषण में उन्होंने राहुल गांधी पर राजद्रोह का आरोप लगाया और उसी दौरान कहा कि आज मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं कि आप कहते हैं कि आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम करके तो बताते। लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। कांग्रेस के उस वायरल वीडियो में राहुल गांधी को कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने प्रणाम करते हुए दिखाया गया है। समाचार एजेंसी ANI ने 7 सितंबर को राहुल गांधी की कन्याकुमारी में यात्रा शुरू होने के मौके पर विवेकानंद मेमोरियल पर राहुल के जाने की फोटो और वीडियो जारी की थी, जिसमें वहां इस मौके पर तमाम स्थानीय कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में राहुल को वहां दिखाया गया है। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस वीडियो को स्मृति ईरानी को टैग करते हुए लिखा है, झूठ बहुत बोलती हैं, बार बार पकड़ ली जाती हैं। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, इतनी सिल्ली झूठ बोलती हो, शर्म नहीं आती। हिमाचल की प्रभारी और दिल्ली की कांग्रेस नेता अलका लांबा ने स्मृति ईरानी और उनके दफ्तर को टैग करते हुए लिखा, भाई मैं टैग कर देती हूँ सिली सोल बार वाली को। और फिर लिखा गया, चल झूठी कहीं की। एनसीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद से पार्टी में भीतरी दरार को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी हैं। दरअसल दिल्ली में एनसीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान पार्टी अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजित पवार बिना स्पीच दिए मंच छोड़कर चले गए। इसके बाद उनका इंतजार भी किया गया, लेकिन अजित पवार नहीं लौटे। जब ये वाकया हुआ उस वक्त मंच पर खुद शरद पवार मौजूद थे। उनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले भी वहां थीं। पार्टी नेता जयंत पाटिल को उनसे पहले बोलने का मौका दिए जाने के कुछ ही समय बाद अजित पवार मंच से चले गए, जिससे पार्टी में दरार की अफवाह फैल गई। हालांकि बाद में अजित पवार ने स्पष्ट किया कि उन्होंने बैठक में इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर की बैठक थी। बता दें, एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने मंच पर घोषणा की थी कि अजित पवार शरद पवार की अंतिम टिप्पणी से पहले बोलेंगे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अपनी सीट से गायब थे। शरद पवार के भतीजे अजित पवार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार वो एनसीपी की बैठक को बीच में छोड़कर चले गए और उन्होंने अपने भाषण नहीं दिया। इसके बाद पवार परिवार में आपसी कलह के कयास लगाए जाने लगे हैं। इन सवालों के बाद अब अजित पवार ने सफाई दी है। पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा, एनसीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बात की क्योंकि ऐसे आयोजनों में केवल अध्यक्ष बोलते हैं। मुझे बोलने से किसी ने नहीं रोका। मैं वॉशरूम गया, क्या मैं बाहर नहीं जा सकता? उन्होंने कहा कि मीडिया को तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट करनी चाहिए। मैं यहाँ राज्य में चल रहे मुद्दों पर बोलने के लिए हूँ। जब इसके बाद भी सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा, मैं परेशान नहीं हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे स्टाम्प पेपर पर लिखूं? एनसीपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि वो इसलिए नहीं बोले क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर की बैठक थी। बता दें, एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने मंच पर घोषणा की थी कि शरद पवार की अंतिम टिप्पणी से पहले अजित पवार बोलेंगे, लेकिन जब समय आया तो पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार गायब थे। समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले अपने चचेरे भाई अजित पवार को मंच पर लौटने के लिए मनाने की कोशिश भी कर रही थी। और जब अजित पवार वापस अंदर गए तो शरद पवार ने अपना भाषण शुरू कर दिया था और फिर अजित पवार को बोलने का मौका नहीं मिला। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए विपक्षी पार्टियों में पीएम पद के लिए उम्मीदवार को लेकर चर्चा के बीच एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि पार्टी प्रमुख शरद पवार ना तो पीएम उम्मीदवार थे और ना ही हैं। हम अपनी सीमाओं के बारे में जानते हैं। हमारी पार्टी अन्य दलों की तुलना में छोटी हो सकती है, लेकिन हमारा नेतृत्व बड़ा है। शरद पवार विपक्ष का चेहरा नहीं है, वो दौड़ में नहीं है। हालांकि पटेल ने कहा कि उनके पार्टी प्रमुख पवार विभिन्न लोगों और विचारधाराओं को एक साथ ला सकते हैं। हम विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम विकल्प होंगे, लेकिन शरद पवार के माध्यम से एक ऐसा माहौल बनाया जा सकता है जो लोगों के बीच विश्वास पैदा कर सके। प्रफुल्ल पटेल ने ये बात रविवार को दिल्ली में एनसीपी के 8वें राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन के बाद कही।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 5वें दिन 3,570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। आज सोमवार को राहुल गांधी ने केरल के तिरुवनंतपुरम के वेल्ल्यानी जंक्शन से भारत जोड़ो यात्रा को आगे शुरू किया। आज यात्रा को समर्थन देने के लिए हजारों की संख्या में राज्य की सड़कों पर खड़े लोगों की उत्साहजनक भीड़ देखी गई। बता दें, राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से सांसद भी हैं। कांग्रेस द्वारा जारी यात्रा कार्यक्रम के अनुसार यात्रा सुबह 11 बजे पट्टम में रुकेगी और शाम 5 बजे कजाकुट्टम पहुंचने के लिए फिर से शुरू होगी। यहां यात्रा दिन के लिए समाप्त हो जाएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव उर्फ केसीआर ने ऐलान किया है कि वो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का गठन करेंगे। केसीआर की रविवार को जेडीएस के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी से मुलाकात हुई और इसके बाद राष्ट्रीय राजनीतिक दल को लॉन्च किए जाने की बात सामने आई। बता दें, केसीआर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते रहे हैं। वो कह चुके हैं कि मोदी सरकार को जाना चाहिए और एक गैर बीजेपी सरकार को केंद्र की सत्ता में होना चाहिए। केसीआर एंटी बीजेपी फ्रंट बनाने की योजना कर रहे हैं। हालांकि उनके इस फ्रंट से कांग्रेस बाहर रहेगी। केसीआर का कहना है कि कांग्रेस अब बीजेपी का मजबूत विकल्प नहीं है और लोग उसके नेतृत्व से भरोसा खो चुके हैं। कई क्षेत्रीय दल जो राज्यों में कांग्रेस को कमजोर बता रहे हैं और 2024 में उससे दूरी बनाने की बात कर रहे हैं। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस अभी भी विपक्षी गुट में सबसे बड़ी पार्टी है और बाकियों को इसकी प्रासंगिकता पर व्यावहारिक रूप से सोचना चाहिए। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू प्रसाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विदेश लौटने के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि विपक्षी नेताओं के लिए भाजपा को हराना एकमात्र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार ने एक अच्छा खाका दे दिया है और इसे देश में बाकी जगह दोहराया जाना चाहिए। नीतीश जी कई नेताओं से मिल चुके हैं, लालू जी भी बोल चुके हैं, मैं भी मिलता रहता हूं। सोनिया जी के वापस आने के बाद नीतीश जी और लालू जी उनसे मिलेंगे और आगे के रास्ते पर चर्चा करेंगे। आखिरकार अगले लोकसभा चुनाव पर बातचीत शुरू हो गई है, जो बिहार के घटनाक्रम से पहले नहीं थी। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि लोगों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार इस मामले को सीबीआई को सौंपने जा रही है। उन्होंने कहा है कि वो इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिख रहे हैं। बताना होगा कि गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट की मौत की जांच के मामले में पाया था कि सोनाली को नशीला पदार्थ पीने के लिए मजबूर किया गया था। सोनाली फोगाट को 23 अगस्त को उत्तरी गोवा के अंजुना में सेंट एंथोनी अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि उनके शरीर पर चोटों के निशान मिले, जिसके बाद गोवा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। जबकि शुरुआत में यह खबर आई थी कि सोनाली फोगाट की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। एनआईए ने सोमवार को देश भर में 60 से ज्यादा जगहों पर गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में की जा रही है। बताना होगा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग, बम्बिहा गैंग और नीरज बबाना गैंग से जुड़े 10 गैंगस्टर्स के खिलाफ यूएपीए कानून के तहत एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, विक्रम बराड़, जग्गू भगवानपुरिया, संदीप, सचिन थापन और अनमोल बिश्नोई कनाडा, पाकिस्तान, दुबई के साथ ही देश की कई जेलों से अपना गैंग चला रहे हैं। एफआईआर में कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा का करीबी है। रिंदा के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में रहता है। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने कहा है कि सिद्धू मूसेवाला केस में गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर और आतंकी संगठनों के बीच मजबूत संबंध है। गौरव यादव ने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इनकी सांठगांठ का फायदा उठा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में वाराणसी की जिला अदालत का फैसला सोमवार को आएगा। बता दें कि इस साल मई के महीने में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला वाराणसी के जिला जज को ट्रांसफर कर दिया था। अदालत ने आदेश दिया था कि इस मामले में आई तमाम अर्जियों को भी जिला जज के पास ट्रांसफर किया जाना चाहिए। बताना होगा कि वाराणसी की सिविल कोर्ट में 5 हिंदू महिलाओं ने याचिका दायर कर मस्जिद के अंदर देवी देवताओं की पूजा की इजाज़त देने की मांग की थी। ये मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ही स्थित है। जिला जज AK विश्वेश की अदालत इस बात पर फैसला सुनाएगी कि ये मामला आगे सुने जाने योग्य है या नहीं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि गुजरात पुलिस ने रविवार को उसके अहमदाबाद स्थित दफ्तर पर छापा मारा है। पार्टी ने कहा कि दिल्ली में कुछ नहीं मिला और गुजरात में भी कुछ नहीं मिलेगा। बताना होगा कि गुजरात में कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस बार आम आदमी पार्टी भी वहां कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।